हाय एवरीवन। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम देखने जा रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। मतलब आप एक एम्प्लॉय हो, आप किराए के घर में रहते हो और आपके एम्प्लॉयर जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कहते हैं कि आप जो किराया दे रहे हो, आप जो अपने घर का रेंट दे रहे हो, आप परेशान मत हो, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे, यानी हम आपको HRA देंगे, हाउस रेंट अलाउंस। तो एम्प्लॉयर ने क्या दी? फैसिलिटी दी, किराया दिया एम्प्लॉय के घर का, क्योंकि वो बेचारा किराए के घर में रहता है। तो हाउस रेंट अलाउंस किसने दिया? एम्प्लॉयर ने दिया। किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। तो एम्प्लॉय को क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है आप आपस में एक दूसरे को कितना भी पैसा दो या कितना मत दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो टैक्सेबिलिटी निकालेंगे एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपका HRA एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद आपका HRA टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1,000 रुपये महीना दे, 10,000 रुपये महीना दे या 1,00,000 रुपये महीना दे HRA के नाम का, पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है आपकी मर्जी है आप कितना ही दो, पर हम सिर्फ छूट उतने की देंगे जितने हमारे लॉ में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं HRA के प्रोविजन क्या हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम अंडर द हेड सैलरी, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को कितना भी पैसा दो, हमें क्या पड़ता है फर्क, आप अपनी जेब से दे रहे हो और एम्प्लॉय अपनी जेब में ले रहा है, पर जो टैक्सेबिलिटी होगी एम्प्लॉय के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो HRA के कितने पोर्शन पे लगेगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज HRA। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, आपको जितना भी HRA मिला लेस एग्जम्प्टेड पोर्शन, और जो इनकम टैक्स एक्ट आपको पोर्शन एग्जम्प्ट करती है उसको माइनस कर लेना। टोटल जो आपका अमाउंट बचेगा वो आपका होगा टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA। बातों को लिखते रहे, एक एक बात आपकी इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम क्लब करके पूरा सैलरी कंप्लीट करेंगे। तो एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, हमने क्या देखा, जो भी आपको HRA मिला है उसमें से हम माइनस करेंगे एग्जम्प्टेड पोर्शन, जो इनकम टैक्स में हमें छूट मिलती है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बस इंपॉर्टेंट बात हम देखने जा रहे हैं कि ये एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलता है। कंप्यूटेशन ऑफ exempted portion of HRA house rent allowance under Income Tax Act 1961। ठीक है, तो हम हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्प्टेड पोर्शन निकालने जा रहे हैं और इसके दो केस होते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2।
ठीक है, तो केस नंबर 1 किसके लिए होता है? फॉर मेट्रो सिटीज, मतलब आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आपकी चेन्नई। और केस 2 किसके लिए है? फॉर अदर सिटीज। ठीक है, तो अगर जिस मकान में, जिस घर में एम्प्लॉय रह रहा है, वो घर अगर दिल्ली में है या फिर मुंबई में है या फिर कोलकाता में है या फिर चेन्नई में है, जिनको हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज, तो एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलेगा? और केस 2, जिस घर में एम्प्लॉय रह रहा है वो घर अगर इन चारों सिटीज के अलावा किसी और शहर में स्थित है, तो एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं प्रोविजन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 shall be exempted portion of HRA। अभी हम 3 बातें लिखने जा रहे हैं, यानी कि हम 3 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट लोअर होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। अगर अमाउंट माइनस में है तो उसको हम 0 मानेंगे और सबसे लीस्ट क्या होगा? 0, यानी कि आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो वे 3 पॉइंट क्या है, आइए लिखते हैं। फर्स्ट, तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, आपको HRA कितना मिला। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो पहला क्या है? जितना भी HRA आपको मिला। दूसरा, जितना भी रेंट आपने पे किया उसमें से हम 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे। और तीसरा, 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा? आपका एग्जम्प्टेड HRA। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर इन तीनों अमाउंट में कोई अमाउंट माइनस में निकल के आता है तो उसको हम 0 ट्रीट करेंगे और सबसे लीस्ट क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो एग्जम्प्टेड HRA भी क्या होगा? आपका 0 होगा। तो ये बात याद रखिएगा। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारी 3 बातें क्या निकली? जो HRA आपको रिसीव हुआ उसका अमाउंट देखो, जो रेंट आपने पे किया उसमें से 10% सैलरी माइनस करो, वो अमाउंट देखो, फिर आप 50% ऑफ सैलरी देखो और उसका अमाउंट निकाल के जो भी इन तीनों में लोअर होगा वो एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ HRA होगा और ये आपका ऊपर लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर, और फिर टैक्सेबल HRA आ जाएगा। तो बेसिकली एग्जम्प्टेड पोर्शन के लिए हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। अब आपको एक बात और बताता हूं, जो हमने ये देखा 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, तो ये सैलरी में कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा इसकी बात भी अभी हम करेंगे। आइए चलते हैं केस नंबर 2 पे, यानी फॉर अदर सिटीज। जिस घर में आपका एम्प्लॉय रह रहा है अगर वो अदर देन मेट्रो सिटीज है
तो कैलकुलेशन कैसी होगी, यानी एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलेगा। तो लीस्ट ऑफ द, बातों को लिखते रहे, बिल्कुल आसान आसान लैंग्वेज में हम सारे प्रोविजन लिखेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे, और छोटी छोटी बातें पूरे होने के बाद एक पूरा हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 शैल बी exempted portion of HRA। ठीक है, तो इसमें भी सेम बात हमको लिखनी है, 3 पॉइंट हमको लिखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट सेम है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यानी आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना पैसा दिया। दूसरी बात भी इसमें सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में कौन कौन सा अमाउंट लेना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा अमाउंट इसमें अलग है, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज नहीं है, इसलिए यहां पर पॉइंट एक अलग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, 50% की जगह यहां पर 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा, क्योंकि आप मेट्रो सिटी में नहीं हो तो आपको थोड़ी छूट कम मिलेगी। ठीक है, तो 40% ऑफ सैलरी यहां पे आ जाएगा, और इन तीनों में जो भी लोअर होगा, इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो क्या कहलाएगा, एग्जम्प्टेड HRA। और ये एग्जम्प्टेड HRA आपका कहां जाएगा, मेन कैलकुलेशन में, यानी हम इसको माइनस करेंगे जितना भी HRA आपको मिला, और जो बैलेंस अमाउंट अगर कोई बचा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो केस नंबर 2 में भी हमने क्या देखा, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, उसके बाद 40% ऑफ सैलरी, और इन तीनों में जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी एज HRA। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हम ये 10% और 40% किसका निकालेंगे, सैलरी का निकालेंगे, तो सैलरी में कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा। आइए लिखते हैं नोट, इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA शैल बी, तो उस सैलरी में कौन सा अमाउंट आपको लेना है, फर्स्ट बेसिक सैलरी प्लस DA, DA यानी कि डियरेंस अलाउंस, पर उसमें आपको कौन सा पार्ट लेना है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन आपको साफ साफ बोलेगा कि DA रिटायरमेंट बेनिफिट से फॉर्मिंग पार्ट लेके मिलता है या फिर नहीं, तो क्वेश्चन आपको साफ साफ बोलेगा। तीसरी चीज आपको क्या ऐड करनी है, कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के नाम से कोई कमीशन क्वेश्चन में गिवन है तो ही आपको लेना है। क्वेश्चन बोलेगा कि मिस्टर एक्स को हर साल फिक्स कमीशन मिलता है 2 लाख रुपए का, तो वो आपको नहीं लेना। अगर परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज भी किसकी, टर्नओवर की, तो वही आपको लेना है। तो हमने क्या देखा कि जो हम ये 10%
और 50% या फिर 40% सैलरी का निकालेंगे तो इसमें सैलरी में कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा। चलिए दूसरा नोट हम लिखने जा रहे हैं। दूसरा नोट हम लिखने जा रहे हैं, एम्प्लॉय को एग्जम्पशन जब ही मिलेगी जब एम्प्लॉय किराया देगा। ये नहीं कंपनी से एचआरए मिला, आप अपने घर में रहते हो या फिर किसी ऐसे घर में रहते हो जहां आपको किराया देना नहीं पड़ता, किसी रिश्तेदार के घर में रहते हो या फिर किसी ऐसे घर में रहते हो जिसका कोई मालिक ही नहीं है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है। मतलब कहने का क्या निकला, अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे तो आपको एचआरए में से कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुल्ली एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप साल में कुछ महीने किराए के घर में रहे उसके बाद अपना घर ले लिया तो फिर क्या होगा, आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलेगी। यानी अगर 6 महीने तक आप किराए के घर में रहे तो 6 महीने तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी, उसके बाद पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो आपको एचआरए देती ही देती है, वो तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, एग्जम्पशन शैल नॉट बी ग्रांटेड if employee resides in its own house और इन अ हाउस या फिर किसी ऐसे घर में रहता है फॉर विच ही ऑब्लिक शी नॉट पेइंग रेंट, या फिर किसी ऐसे घर में रहता है जिस घर में रहने के लिए किराया नहीं देना पड़ता, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, जितना भी एचआरए मिला है सारा टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नोट नंबर 3 लिखते हैं, 50% और 40% ऑफ सैलरी shall be determined as per location of house, not as per location of employment। बात ध्यान देने वाली है कि जो हम 50% या फिर 40% निकालेंगे, यानी हम देखेंगे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई या फिर अदर सिटी, तो वो किस लोकेशन के हिसाब से होगा, लोकेशन घर की या फिर लोकेशन जॉब की। तो हमको लोकेशन देखनी है घर की, जिस घर में वो एम्प्लॉय रह रहा है। लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब कहां पे कर रहा है ये हमको नहीं देखना। ठीक है, चलिए 4th पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, सैलरी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द ड्यू बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। ठीक है, तो जो हम सैलरी निकालेंगे एचआरए के लिए वो हमको ड्यू बेसिस पर लेनी है। तो ये था पूरा एचआरए का कॉन्सेप्ट। हमने एक एक बात बिल्कुल अच्छे से लिखी। हमने देखा कि एचआरए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना भी दे, पर इनकम टैक्स वालों को टैक्स चाहिए, तो इनकम टैक्स फिर भी कुछ एग्जम्प्टेड पोर्शन इनको अलाउ करती है। वो एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलता है वो हमने देखा, फॉर मेट्रो सिटीज यानी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड फॉर अदर सिटीज। तो जो भी आपको एचआरए रिसीव हुआ वो कंपेयर करेंगे किससे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी,
फिर कंपेयर करेंगे किससे, 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी, और इन तीनों में जो भी अमाउंट आपका लोअर होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी, यानी वो आपका एग्जम्प्टेड एचआरए बन जाएगा। तो चलिए एक बार रीड करते हैं एचआरए के प्रोविजन और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, HRA is a special allowance specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of the employee। तो HRA एक स्पेशल अलाउंस होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। क्यों? क्योंकि वो किराए के घर में रहता है और रेंट देने के लिए देता है। HRA granted to an employee is exempted to the extent of the least of the following। HRA exempt होता है एक अमाउंट तक। वो अमाउंट कैसे निकलता है? इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो exempted HRA होगा। फॉर मेट्रो सिटीज दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई एंड फॉर अदर सिटीज, HRA actually received for the relevant period। Second, rent paid minus 10% of salary for the relevant period। Third, 50% of salary for the relevant period। relevant period मतलब जिसकी आप इनकम निकालने जा रहे हो, यानी जिसकी आप कंप्यूटेशन करने जा रहे हो, वो ही आपका relevant previous year। अदर सिटीज के लिए क्या होगा? HRA actually received for the relevant period। दूसरा, rent paid minus 10% of salary for the relevant period। Third, 40% of salary for the relevant period। तो इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो आपका क्या होगा? exempted HRA। ठीक है, तो चलिए कुछ नोट देखते हैं। वैसे तो हमने देख लिए, फिर भी एक बार बुक से रीड करते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर या तो आप अपने घर में रहते हो या फिर आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसका आप किराया नहीं देते। दूसरा, सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो फॉर्मूला क्या बना? बेसिक प्लस आपका DA इफ इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन हमें क्लियरली बोलेगा कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो अगर एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो ही आपको लेना है। थर्ड, रेलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द said accommodation was occupied by the assessee during the previous year। तो रेलेवेंट पीरियड मतलब जिस साल में जिस महीने में आपको किराया मिला यानी HRA मिला, उस पीरियड की हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन। फोर्थ, फॉर क्राइटेरिया ऑफ 50% और 40% ऑफ सैलरी एज डिडक्शन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट बट प्लेस वेयर द हाउस इज सिचुएटेड इज इंपॉर्टेंट। तो घर कहाँ पे है? जिस घर का आप किराया दे रहे हो। ये भी हो सकता है घर बहुत सारे हैं, पर नहीं, जिस घर का आप किराया दे रहे हो और जिस घर के लिए HRA मिल रहा है वो घर कहाँ पे है वो आपको देखना है, क्योंकि हम देखेंगे कि वो कौन सी सिटी में है, मेट्रो सिटी में है या फिर अदर मेट्रो सिटी में है। फिफ्थ, सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड एकोमोडेशन इन द प्रीवियस ईयर एंड गेट्स HRA। तो सैलरी आपको ड्यू बेसिस पर निकालनी है। तो सारा प्रोविजन हमने पढ़ा। चलिए मोर क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर।
मिस्टर राज को अपने एम्प्लॉयर से नीचे दी गई रिसिप्ट मिली, मतलब नीचे दिए गया पैसा मिला। क्या क्या मिला? बेसिक पे 40,000 रुपये पर मंथ, डियरेंस अलाउंस DA यानी कि 6,000 रुपीज़ पर मंथ, कमीशन मिला है 50,000 पर एनम का, यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा तो हम इसको नहीं लेंगे। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉयर, इनको एक मोटर कार मिली ऑफिस आने के लिए, 1,500 रुपये महीने का इनको परक्विजिट्स मिला। इनको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 15,000 रुपये पर मंथ का, तो HRA इनको मिला है 15,000 रुपये पर मंथ का। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन टू मिस्टर राजकुमार एज्यूमिंग दैट ही पेड अ रेंट ऑफ ₹60,000 पर मंथ। तो मिस्टर राजकुमार जिस घर में रहते हैं उसका किराया 16,000 रुपये पर महीने का देते हैं। फॉर हिज एकोमोडेशन एट कानपुर, तो कानपुर आपकी मेट्रो सिटी नहीं है, यानी आपको 40% ऑफ सैलरी लेना है। DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि ये DA आपको लेना है, क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और निकालते हैं एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ HRA। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA फॉर मिस्टर राजकुमार। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल HRA, फिर हम उसमें से क्या माइनस करेंगे? एग्जम्प्टेड पोर्शन, और इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। और जो ये आंसर आपका आएगा ये होगा टैक्सेबल HRA। तो आइए लिखते हैं, आपको एक्चुअल HRA कितना मिला? आपको मिला है एक्चुअल HRA 15,000 रुपये महीना। तो लिखते हैं 15,000 इंटू 12 मंथ्स। तो आइए करते हैं 15,000 इंटू 12, ये आपका आया ₹1,80,000। अब हम एग्जम्प्टेड पोर्शन निकालने जा रहे हैं, तो वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड HRA। तो ये कानपुर में रहते हैं, तो हमको 40% वाला प्रोविजन यूज करना है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, शैल बी एग्जम्प्ट। तो पहला पॉइंट क्या था? एक्चुअल HRA, वो आपको कितना मिला है? ₹15,000 पर मंथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो रेंट पे कितना किया वो भी हमको पता है, 16,000 रुपीज पर मंथ। अब 10% ऑफ सैलरी चाहिए, तो सैलरी का अमाउंट अभी हम निकालेंगे कि सैलरी में क्या क्या पार्ट आएगा,
और तीसरा हमको क्या चाहिए, 40% ऑफ सैलरी। सिमिलरली इसके लिए भी हमें सैलरी का अमाउंट चाहिए, यानी 40% ऑफ सैलरी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सैलरी में क्या क्या अमाउंट आएगा। बेसिक प्लस डीए यानी कि आपका फॉर्मिंग पार्ट शॉर्ट में लिखते हैं, प्लस आपका कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो फिक्स परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं है, इन्होंने बोला है सालाना 50,000 का कमीशन हम देंगे, तो ये आपको नहीं लेना। तो दो अमाउंट बचते हैं, एक तो बेसिक और एक आपका डीए। बाकी चीज हमको नहीं लेनी, मोटर कार मिली है वो हमको नहीं लेना। तो चलिए अभी हम सिर्फ एचआरए की कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एचआरए की बात करते हैं। और एचआरए के लिए सैलरी में सिर्फ हमको बेसिक और डीए लेना है, यानी आपका 40,000 पर मंथ और आपका 6,000 पर मंथ। सैलरी हम क्या निकाल रहे हैं, पर मंथ, बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 46,000 पर मंथ। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, 46,000 46,000। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए तो 46,000 का 40% कितना आएगा, 18,400। और 16,000 में से 10% ऑफ 46,000 यानी कि 4600 माइनस करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा वो भी लिखते हैं। और इनमें जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी। 11,400 पर मंथ, 18,400 पर मंथ और 15,000 रुपये पर मंथ। अब आप देखिए इन तीनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है, 11,400। तो देयरफॉर एग्जम्प्टेड एचआरए पर मंथ कितना आया, ₹11,400 पर मंथ। चलिए ऊपर वैल्यू पुट करते हैं, 11,400 पर मंथ है और 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एग्जम्प्टेड पोर्शन आ जाएगा, विच कम्स एट 1,36,800। माइनस करते हैं 1,80,000 में से, तो आपका टैक्सेबल एचआरए आ गया 43,200। तो टैक्सेबल एचआरए आ गया, एग्जम्प्टेड एचआरए आ गया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। आइए एक बार देखते हैं आपका टैक्सेबल एचआरए और आपका एग्जम्प्टेड एचआरए। तो ये था हमारा एचआरए का कॉन्सेप्ट और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।